हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। रीजनल एस्पिरेशंस के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरियाज ऑफ टेंशन टॉपिक के बारे में। यानी कि जो हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक कन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ जो रीजन्स के साथ उत्पन्न हुआ था 1980s के दशक में, कि बड़े सारे रीजन्स एक सेपरेट एग्जिस्टेंस चाह रहे थे, जो कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था आर्टिकल 1 के साथ। क्योंकि हम लोग किसी भी टेरिटरी को मर्ज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ये आज़ादी नहीं दे सकते कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस बना ले इन टर्म्स ऑफ नेशन स्टेट। राज्य फिर भी बन सकते हैं, प्रोविंसेस फिर भी बन सकते हैं अलग होकर अगर कोई दिक्कत लग रही है, लेकिन नेशन स्टेट इज अ बिग नो। ठीक है, तो एरियाज ऑफ टेंशन क्या थे, कौन से रीजन्स ऐसे रूट गए थे भारत की सरकार से या लोकतंत्र की व्यवस्था से कि उनका ये कहना था, उनकी तरफ से डिमांड आई, हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना, हिंदुस्तान की सरकार और हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करती है, और हम यहाँ इसके पार्ट होते हुए भी सिर्फ बोलने बोलने भर के हैं, हमें सौतेलेपन का एहसास होता है। तो मुद्दा क्या था? क्या मुद्दा सिर्फ एक ही रीजन का था या और भी रीजन्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे? इस चीज को देखते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इमीडिएटली हमारे देश को जब आजादी मिलती है उसके सामने बड़े सारी डिफिकल्ट परिस्थितियां थी, चुनौतियां थी। लाइक पार्टीशन की तलवार सर पर मंडरा रही थी। पार्टीशन का एक मेजर आउटकम वो था लोगों का डिस्प्लेसमेंट होना, लोगों का डिस्प्लेस होना, और प्रिंसली स्टेट्स का उसके बाद इंटीग्रेट होना, मर्ज होना, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना, और एक्सेट्रा। बड़े सारे जो ऑब्जर्वर्स थे हमारी कंट्री में भी और हमारी कंट्री के बाद, उन्होंने ये प्रोजेक्ट करा था कि इंडिया जो है एज अ यूनिफाइड कंट्री लास्ट ही नहीं कर सकती। क्योंकि जितना इंडिया के लीडर्स अपने आप पे इस चीज़ के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं डैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को हम लोग सज के सवार के रखेंगे, उतना आसान भी नहीं है। क्योंकि वो उन लोगों का कहना ऐसा था, क्योंकि जो पास्ट में जो नेशंस के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई भी स्टेट जो है वो टिका नहीं रहा है, नेशन स्टेट कोई भी जो कंट्री है वो टिकी नहीं रही है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। और इंडिया जिसके अंदर इतनी विभिन्न तरह के भाषा बोलने वाले लोग, धर्म फॉलो करने वाले लोग, इतने सारे रीजन, कल्चर वगैरह, ये सारी की सारी जो परंपराएं वगैरह हैं, यहाँ हो ही नहीं सकता कि इंडिया जो टिक जाए। ये चुनौती 1940s का डिकेड निकल गया, 50s का डिकेड निकल गया, 60s का निकल गया, 70s का निकल गया, ये 40 साल तक, 35 साल तक तो कोई चुनौती हमारे सामने नहीं आई। हम लोग क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव कर रहे थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला इशू जो एक आया, छोटी सी वो चिंगारी थी, हालांकि इस पे किसी ने बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं जताई कि हाँ ठीक है यार, नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये सारा का सारा इशू 30 से 40 साल के बाद 1980s में तो बहुत आया। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इशू था जम्मू एंड कश्मीर का, वो भी आया था। महाराजा हरि सिंह और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करवाना और पाकिस्तान के पास एक कश्मीर का हिस्सा चले जाना, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं। तो वो सारा जो इशू था ये हमने देखा था। आज आई थिंक आप सबको क्लियर होगा महाराजा हरि सिंह वगैरह का इशू पूरा का पूरा, राइट? ठीक है, यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर का इशू था, इट वॉज नॉट ओनली अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंडियन पाकिस्तान, इससे भी कहीं ज्यादा ये यहां पर एक बात जो इमर्ज तो हो रही थी, लेकिन वो मुद्दा छुपकर रह गया, दबकर रह गया इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में। वो ये था यार, किसी ने कश्मीर वैली के लोगों से पूछा, एक्सपर्ट से कहते थे, किसी ने कश्मीर वैली के लोगों से पूछा क्या क्या उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कहाँ हैं, उनको क्या करना है, उनको कहाँ रहना है, वेदर दे वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, या वो इंडिया में रहना चाहते हैं, या उनको अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट और सेपरेट एग्जिस्टेंस का स्टेटस चाहिए, यानी कि खुद उनको एक कंट्री बनाकर रहनी है। सिमिलरली कुछ कुछ एरियाज ऐसे आएंगे इस चैप्टर के अंदर, हम देखेंगे आगे चलकर, मतलब देश की आज़ादी के बाद की टाइमलाइन में आपको बता रहा हूँ, आगे चलकर देखने को मिलेंगे और इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कुछ कुछ हिस्से, कुछ कुछ रीजन्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर
यहां पर बहुत सारी रीजन्स की सहमति नहीं थी कि उनको हिंदुस्तान का पार्ट बनकर, हिस्सा बनकर रहना है कि नहीं रहना। सबसे पहले ये जो इशू था कि हमें अलग कर दिया जाए, हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार होता है, सबसे पहले ये मुद्दा नागालैंड ने उठाया, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड बनाकर। बात यहां पर इनके सेपरेट स्टेटस एज अ स्टेट की, एज अ प्रोविंस की नहीं थी, कंट्री बनाने की डिमांड हो रही थी यहां पर। उसके बाद ये डिमांड आती है मिजोरम से। मिजोरम के अंदर ऐसी बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट विटनेस हुई जिसमें वो लोग डिमांड करते थे दैट वी नीड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। दक्षिण भारत के अंदर कुछ जो ग्रुप्स थे उन्होंने चलाई द्राविडियन मूवमेंट, और कंट्री से सेपरेट होने की डिमांड यहां पर भी उठी। और वो जो कंट्री बनाना चाहते थे वो पास से लेकर एक जो नाम था द्रविड़ा नाडु, लैंड ऑफ द्रविडियंस, इसको बनाना चाहते थे। इंग्लिश हिंदी का मुद्दा भी था द्रविडियन मूवमेंट में, क्योंकि यार जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, देश का एक जो पहचान पत्र होता है वो एक भाषा होती है। पूरी कंट्री की भाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज जब हिंदी चुने जाने लगी, दक्षिण राज्य बोलते हैं, हम तो बोलते ही नहीं हिंदी, हम तो जानते ही नहीं हिंदी, काका का ये तुम बोलते हो। हमारा तमिल कल्चर है, तेलुगु कल्चर है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इंग्लिश को बनाओ, तमिल को बनाओ, तेलुगु को बनाओ, वाई ओनली हिंदी? ये कॉन्फ्लिक्ट इस कदर उठा। हमारे देश में आज भी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्या क्या ये वाली बात आप सब लोग जानते हो? तो हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। जो टेक्स्ट है संविधान का उसमें लिखा हुआ है हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड इंग्लिश उसके साथ एक एसोसिएट लैंग्वेज के तौर पर यूज होगी। इससे पैसिफाई कर दिया गया। पैसिफाई का मतलब होता है शांत कर देना, किसी के गुस्से को शांत कर देना, पैसिफाई। हाँ, पैसिफाई कर दिया गया दक्षिण राज्यों की डिमांड को। वो क्या कहते थे? इंग्लिश को बना लो नेशनल लैंग्वेज। नॉर्थ इंडिया के जो लीडर्स थे वो कहते थे हिंदी को बनाओ। किसी को नहीं बनाया गया। नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी के पास नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज करेगी। ठीक है, ये सारे जो घटनाक्रम हुए, इनके साथ साथ जब भारत की सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जब एकॉर्ड बहुत आसानी से साइन नहीं हो पाए, टेबल पर बैठकर वार्तालाप, बातचीत नहीं हो पाई, तो इसका परिणाम देखने को मिला हमें। बहुत सारे रीजन्स में मास एजिटेशंस हुए। मास एजिटेशंस हुए इन मेनी पार्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, के लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का गठन करा जाए। जैसा कि हमने देखा था चैप्टर 1 के अंदर, पोट्टी श्रीरामुलु की स्ट्रगल, आंध्र प्रदेश को बनाने की। कौन सी मूवमेंट थी वो? जल्दी बताओ, कौन सी मूवमेंट थी? पीस, विशाल आंध्रा मूवमेंट। ठीक है, विशाल आंध्रा मूवमेंट। आज के समय में जो आंध्र प्रदेश राज्य है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और जो गुजरात है, दीज वर सम ऑफ द स्टेट्स, रीजन्स जो कि इन एजिटेशन से अफेक्ट हुए थे पास्ट में। ये हम सारे देखेंगे कौन कौन से हुए थे। इन सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट? मेकिंग हिंदी द ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो नेशनल लैंग्वेज तो नहीं बनाई गई हिंदी इस प्रोटेस्ट की वजह से, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हिंदी को दिया गया अलॉन्ग विद इंग्लिश। नॉर्थ के अंदर, जब साउथ के अंदर एंटी हिंदी एजिटेशन चल रही थी, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रो हिंदी एजिटेशन चल रही थी। वो ये डिमांड कर रहे थे नॉर्थ इंडियंस और नॉर्थ इंडिया के लीडर्स, डैट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इमीडिएटली बना देना चाहिए। अब हुआ क्या? यानी कि हमें दिख रहा है कि जो व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र की, वो कुछ कुछ मुद्दा पर ऐसी है कि अगर हम सर्टेन रीजन्स और उन रीजन्स में रहने वाले सेक्शंस ऑफ द पीपल की डिमांड को पैसिफाई ना करें, शांत ना करें, बगावत इस कदर से उठेगी कि वो सेपरेट राज्य, अगर आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर, खुश करने के लिए सरकारें सेपरेट राज्य बना देंगी, सेपरेट टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस दे देंगी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ साल बाद डिमांड इमर्ज होने लगेगी, कंट्री बना दो, हम अभी भी खुश नहीं है। तो फ्रॉम द लेट 1950s
पीपल स्पीकिंग द पंजाबी लैंग्वेज, इन्होंने धरना प्रदर्शन मोर्चे वगैरह निकालना स्टार्ट करे। ये चाह रहे थे इनका एक सेपरेट स्टेट बने। सेपरेट स्टेट मतलब प्रोविंस बने, कंट्री की बात नहीं हो रही, सेपरेट स्टेट बने। ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया और बाद में जैसा कि आप जानते हो पंजाब और हरियाणा को अलग अलग दो सेपरेट राज्यों में कन्वर्ट करके बनाया गया 1966 में। बाद में हालांकि यहां पर लिखा हुआ है स्टेट नहीं होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको अलग बताऊं, उसका चंडीगढ़, दोनों की कैपिटल कॉमन ही रखी गई। पता है ना ये वाली बात आपको, है ना। हाई कोर्ट कहाँ होता है इनका, पंजाब हरियाणा का? और दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। और चंडीगढ़ वैसे ही क्या है हमारे देश में? यूटी के केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। बाद में जो राज्य थे जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये भी क्रिएट करे गए, ठीक है। जैसे आप सब जानते हो छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे? यूपी। झारखंड किससे? बिहार। पंजाब हरियाणा कैसे अलग हुए? कोई भी इस प्रोसेस को समझाओ, किससे? कौन किस में शामिल था, कौन किससे अलग हुआ? एक्चुअली यहां पर मुद्दा हिमाचल प्रदेश का भी था। हिली स्टेट को अलग करके नॉर्दर्न, मतलब मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, एक पूरे के पूरे टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस में जब खतरा आ पड़ता था तो सरकार क्या करती थी, डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती थी। क्योंकि शायद ये माना जाता था सेपरेट कंट्री बनाने से तो बेटर यही है कि सेपरेट क्या दे दिया जाए, किसका स्टेटस? स्टेट का। कंट्री तो वैसे भी नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि किसका उल्लंघन हो जाएगा? आर्टिकल 1 का। दस द चैलेंज ऑफ डाइवर्सिटी वॉज मेट बाय, कैसे? हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरनल बाउंड्रीज थी उनको रीड्रॉ करके। इंटरनल बाउंड्रीज रीड्रॉ करके मतलब क्या? अगर जैसे आंध्र प्रदेश एक राज्य है तो इसकी इंटरनल बाउंड्री रीड्रॉ कैसे होगी? जब आंध्र प्रदेश से 2014 में क्या अलग हुआ, क्या निकला? तेलंगाना। तो क्या उसका ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस चेंज हुआ होगा क्या? बताओ। उसकी कुछ कुछ चीजें डिवाइड, कुछ कुछ खेत वगैरह, जमीन वगैरह क्या गई होगी क्या तेलंगाना के पास? बताओ जैद, ऐसा ही हुआ ना। मतलब आंध्र प्रदेश का हिस्सा कुछ कम करके तेलंगाना को दिया गया ना। भगवान से फरियाद कर कर तो ऐसा है नहीं कि अलग से मतलब एक लैंड आ गया हो तेलंगाना के पास, है ना, और जोड़ दिया गया इंडिया के साथ। ऐसा होता है क्या? येट दिस डिड नॉट लीड टू रेजोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेट स्टेट्स हमने बना दी तो उससे सभी समस्याओं का हल निकल जाता था हमेशा के लिए। कुछ कुछ रीजन्स में जैसे कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया, यहां पर चुनौती इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी कि जब शुरू शुरू में नेशन बिल्डिंग का जब दौर चल रहा था ये उस टाइम पर भी रिजॉल्व नहीं हो सकी और काफ़ी टाइम तक 1980s तक भी रिजॉल्व नहीं हो सकी, उसके बाद भी नहीं हो सकी। नए नए चैलेंजेस आए इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, असम, मिजोरम। आप सबको ये पता होगा बहुत ज़्यादा जो स्टेट्स बनी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वो कौन सी प्राइमरी स्टेट से अलग होकर बनी है? किससे बनी है, मतलब किससे निकली है? असम से, ठीक है। तो हमें ये सब देखना पड़ेगा कि जब नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था, जो अर्ली डिफिकल्टीज थी जिसको हम चैप्टर 1 में देख लिया था, इसके बाद हिंदुस्तान का जब इतिहास पीछे छूटा और हिंदुस्तान ने नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को सेटल करते हुए सारी प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस, सोशल इंटीग्रेशन का प्रोसेस, ये सब अपनाया, तो 1980s के दशक में ऐसा क्या हुआ कि लीडर्स के सामने, हमारे देश के सामने एक चुनौती और आई कि नेशन बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट फिर से है। बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है क्योंकि कुछ कुछ रीजन्स जो हैं उनको स्टेट का दर्जा मिलने के बावजूद भी प्रोविंसेस अलग से उनकी जो बना दी गई है, उन्होंने बोला भाषा को हमारी खतरा है, हमारे कल्चर को खतरा है, हमारी जो
संख्या है, कम्युनिटी है, उसको खतरा है। हमने हर डिमांड को जो कि लॉजिकल लगी, रीजनेबल लगी, फीजिबल लगी, सरकार ने उसके बेसिस पर एक सेपरेट राज्य का गठन करा। कुछ कुछ जो बड़े राज्य थे वहां से तोड़ तोड़कर अलग अलग राज्य बनाए। लेकिन उसके बाद भी ये डिमांड तो बहुत ही ज्यादा भयंकर लेवल की डिमांड है ना कि सेपरेट कंट्री ही बना दो। अब ये जो सेपरेट कंट्री बनाने की जो डिमांड है, इसको हम देखेंगे ये कैसे रिजॉल्व होती है और इन सबका क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर है। आगे देखते हैं। सबसे पहले मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट मैप दे रखा है। अब ये यूटीज बन चुकी हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक है, एक यूटी। लद्दाख सेकंड। यहां पर बड़ा कौन सा हिस्सा दिख रहा है आपको? बड़ा क्या है? लद्दाख। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, कि ज्यादा एरिया जो है वो लद्दाख के पास है एज अ यूटी व्हेन कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो जैसा कि हमने इस बुक में पढ़ा था, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा क्या था वो हम सब इशू जानते हैं महाराजा हरी सिंह के वगैरह के बारे में। थोड़ा सा लीप फॉरवर्ड आगे जंप करते हैं और हम बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के पास शुरू से ही स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बावजूद जम्मू एंड कश्मीर में जब स्पेशल स्टेटस है, तुम्हारी सारी डिमांड मान ली गई है, सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन ये रीजन कॉन्टिन्यूड तरीके से वायलेंस को एक्सपीरियंस करता हुआ आया है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसमें हम अक्सर ब्लेम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि वो आतंकवाद को यहाँ पर फैलाता है इस रीजन के अंदर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है यहाँ पर। इंटरनल और एक्सटर्नल रेमिफिकेशंस, यानी कि कुछ कुछ घटनाएं जो देश से उत्पन्न हो रही हैं, कुछ कुछ घटनाएं जो देश के बाहर उत्पन्न हो रही हैं, इन सब का असर हमें कश्मीर वैली पर देखने को मिलता हुआ आया है, आज भी होता है, जिसकी वजह से बड़ी सारी जिंदगी भी खो चुके हैं हम लोग। ठीक है, बड़ी सारी सुंदर सुंदर कश्मीरी कन्याएं बेचारी कुर्बानी उनको देनी पड़ी। इनोसेंट सिविलियंस, जिसमें गोरी चिट्टी मलाई जैसी कश्मीरी बंदियां भी होंगी, सिक्योरिटी पर्सोनल, ठीक है, एंड मिलिटेंट्स। अच्छा, मिलिटेंट्स कौन होते हैं? मिलिटेंट कौन होते हैं? अर्पित, कौन होते हैं मिलिटेंट? हाँ, जरूरी नहीं है वो हमारे देश के हो। हाँ, मतलब काइंड ऑफ क्या होते हैं वो? उग्रवादी। उग्रवादी, ठीक है, यानी कि अच्छे नहीं होते ना, अगर मिलिटेंट जहां पर भी वर्ड है, बुरे होते हैं, है ना, मतलब देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी और यूनिटी के खिलाफ खतरा पैदा करते हैं। राइट अर्पित, ये मैं चीज आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, मिलिटेंट को कभी भी मिलिट्री वाले पर्सन मत समझना। ठीक है, अब बाकी सब लोगों से कह रहा हूं मैं, मिलिटेंट्स को कभी भी मिलिट्री वाले पर्सन मत समझना, इनको उग्रवादी कहते हैं। ठीक है, बिसाइड्स देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित फ्रॉम द कश्मीर वैली। ये चीज आप जानते होगे, है ना। अभी एक मूवी आई थी, बहुत फेमस हुई थी वो, अभी कुछ पिछले साल ही आई थी आई थिंक, कश्मीर फाइल्स, है ना, यही नाम है ना उसका। तो वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर हमें 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन्स देखने को मिलते हैं। 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन्स देखने को मिलते हैं। एक जम्मू, दूसरा कश्मीर, और तीसरा लद्दाख। अब यहां से जो तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी अलग अलग करके, भूल जाओ कि ये कभी राज्य रहा है, भूल जाओ ये अभी केंद्र शासित प्रदेश है, आर्टिकल 370 को भूल जाओ। अभी हम इसको एज अ ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से पढ़ने जा रहे हैं अभी। ठीक है, पहले ज्योग्राफी समझेंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी अगर मैं आपको समझाऊं तो एक चीज तो आप लोगों को पहले से ही पता है, बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट, मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को करते हुए, क्या हम सब लोगों को यह पता है कि ये वाला जो हिस्सा मैं अगर हाईलाइट कर दूं, एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा जो मैं हाईलाइट कर दूं येलो कलर से, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये कैसा हिस्सा है? ये क्या कहते हैं हम इसे?
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये हमेशा से काफी ज्यादा पोरस रहता है ना, किसी की भी घुसपैठ यहां पर हमें देखने को मिलती है ना। हम बार बार इसके बारे में पढ़ते हैं ना कि शुरू से ही यहां पर काला जादू है, कोई टोटका है ना, ये शुभ नहीं है हमारे लिए, खतरा मंडराता ही रहता है। क्यों? नॉट सिंस द टाइम ऑफ अशोका, सिंस द टाइम ऑफ हड़प्पा। आर्यंस भी कहां से आए थे बताओ? हमारे देश के थे क्या आर्यंस? इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत करने वाले क्या हमारे देश से थे? लोकल लोग थे यहां के। मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत जो बसी, ये हमारे देश के थे ये लोग। ये सब कहां से आए हैं? कौन सी जगह से? समुद्र के रास्ते से, दक्षिण भारत से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, कहां से आए हैं बताओ? रीजन क्या है वो? नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रीजन की, जम्मू। जम्मू रीजन इज अ मिक्स ऑफ फुटहिल्स एंड प्लेन्स। प्रीडोमिनेंटली शुरू से, मतलब यहां के मूल निवासी जो हैं वो हिंदूज रहे हैं। इसके अलावा कुछ मुसलमान, कुछ सरदार कौम के लोग, ठीक है, सिख कौम के लोग, एंड पीपल ऑफ अदर डिनोमिनेशंस, अदर रिलीजियस ग्रुप्स ऑल्सो रिसाइड इन द रीजन। यानी कि डाइवर्सिफाइड रीजन है ये। बात करते हैं दूसरे रीजन की, कश्मीर की। कश्मीर के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जब हम कश्मीर बोलते हैं तो एक्चुअली इट इज कश्मीर वैली। यहां पर कश्मीरी मुस्लिम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जितने इनके बाद हैं वो कुछ गिनती के हिंदूज हैं, कुछ सिख हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं, और दूसरे लोग हैं अदर डिनोमिनेशंस के। तीसरे रीजन की बात करते हैं, लद्दाख की। लद्दाख बेसिकली एक माउंटेनियस रीजन है, आबादी काफी कम है, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। हिंदू की संख्या यहां पर काफी कम है, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स बराबरी के मतलब हिस्सेदार हैं यहां पर रहने वाले लोग, जनरली वही देखने को मिलते हैं। ये तो हमने समझ लिया ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी यहाँ की, कि किस तरह के यहाँ पर लोग रह रहे हैं, धार्मिक बेसिस पर हमने समझ लिया यहाँ पर, ठीक है। अब रूट कॉज क्या है इसके प्रॉब्लम की? देखो, 1947 से पहले आप सभी को पता है जो जम्मू एंड कश्मीर था वो एक प्रिंसली स्टेट का दर्जा एंजॉय करते हुए आ रहा था, जहां का एक इस रीजन का, जहां पर एक इंडिपेंडेंट लीडर था, महाराजा हरि सिंह। आपको सबको पता होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में एक चीज लिखी गई थी कि जो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास तीन ऑप्शंस हैं, दे कैन ज्वाइन इंडिया, और दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान, या फिर वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि वो नेशन स्टेट बन सकते हैं। अब ये वाली बात सुन के कईयों का दिमाग खराब हो गया था, लेकिन हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये जानते थे अगर ये इस लालच में आज ये रीजन अगर टूटे ना और सबने अगर सेपरेट कंट्री बना ली, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि जिनको अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में मर्ज कर भी लेंगे ना, बाद में ये लोग भी डिमांड करेंगे कि हमें भी सेपरेट कंट्री का दर्जा दे दो। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और दूसरे जो लीडर्स थे कांग्रेस के और अन्य भी लीडर दूसरी पार्टीज के, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। सब लोग अगर साथ हैं तो इस देश में कुछ बात है, वरना बिखर बिखर कर भारत से ही कम से कम 565 कंट्रीज वर्ल्ड में आ जाएंगी। क्योंकि इन सबका दिमाग, बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाएगी। किसको नहीं चाहिए कि भाई मेरे नाम की करेंसी दौड़े, मेरे नाम का फ्लैग दौड़े, मैं अपना खुद का संविधान लिखूं, यहां पर मैं वजीर आजम बनूं, मैं यहां का सुल्तान बनूं, अपनी सल्तनत चलाऊं। और इन सब ने तो देखा था ना, इतिहास सुना था दिल्ली सल्तनत का, मुगल एम्पायर का, सबको शहंशाह आलम बनना था, सबको अपनी रियासतों का वजीर आजम बनना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस चीज को अच्छे से जानते थे। अब धीरे धीरे, मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई थी बहुत डिटेल में, धीरे धीरे बहला फुसलाकर, साम दाम दंड भेद कर कर बड़ी सारी प्रिंसली स्टेट से, 95% प्रिंसली स्टेट से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया था। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था
4-5 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थी, जिसके अंदर हमने कुछ नाम लिखे थे, आपको याद होगा, जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद और अपना JNK। जूनागढ़ और मणिपुर में तो रेफरेंडम और स्टेट असेंबली वगैरह बनाकर ये चीजें सॉल्व हो गई थी। याद है मणिपुर का वो राजा महाराजा बोचंद्र सिंह, ठीक है। हैदराबाद के अंदर मीर उस्मान अली खान, और जम्मू एंड कश्मीर की यहां पर बात हो रही है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह काफी ढीठ चमड़ी का था, वो अपने कश्मीर से बहुत प्यार करता था, तो वो तो कैसे भी करके ये नहीं चाहता था कि मैं किसी को भी ज्वाइन करूं। वो कहता है देखो साफ सिंपल सी एक बात, मोहम्मद अली जिन्ना से और नेहरू से उसने एक बात कही, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब उसको अप्रोच करा, भाई साहब ना मुझे पाकिस्तान के साथ रहना है, ठीक है, ना मैं आपका दुश्मन हूं, मैं पाकिस्तान की साइड नहीं जा रहा, ना मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूं, मैं आपको भी ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं अपने कश्मीर के साथ और कश्मीर के स्टेटस के साथ आज़ादी चाहता हूं और कश्मीर को भी आज़ाद बनाना चाहता हूं। मैं एक कंट्री के निर्माण की तरफ जाऊंगा कश्मीर को बेस बनाते हुए, यानी कि JNK को मैं कंट्री बनाऊंगा। और आप सबको पता है ये वाली बात ना, कि जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद और JNK कुछ पार्ट के लिए, हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने इनको भले ही एक्सेप्ट करा नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं था, वैसे एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए कंट्री रह चुकी हैं। मैंने बताया था आपको चैप्टर 1 में, मयूर याद है ना ये वाली बात, दे हैव एंजॉयड द स्टेटस ऑफ अ नेशन स्टेट कुछ टाइम के लिए, है ना। महाराजा हरि सिंह की आप सबको कहानी याद है ना। ये क्या हुआ, जब कश्मीर को देखा पाकिस्तान ने कि ठीक है यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कन्विंस करने की कोशिश करी, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते थे, सारे हथकंडे अपना लिए, अपॉर्चुनिटी हमारे देश के दरवाजे पर खुद नॉक करती हुई आ गई। वो कैसे, जब इन्होंने बोला कि मैं अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता हूं, ठीक है, तो पाकिस्तानी लीडर्स को यह लगा कि कश्मीर रीजन जो है ना वो पाकिस्तान को बिलोंग करता है। महाराजा हरि सिंह को उन्होंने समझाया, 1-2 बार प्यार से बात करी, चिट्ठियां भेजी, फोन कॉल करी, मोहम्मद अली जिन्ना ने फोन करा, नहीं माना हरि सिंह। अब इन्होंने सोचा जबरदस्ती इसको मर्ज करवाते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी आर्मी ने प्लान बनाया, हम घुसेंगे कश्मीर में, महाराजा हरि सिंह को अरेस्ट करेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा है, ये याद रखना, वो पाकिस्तान का नहीं था। उनका जो भी डॉक्यूमेंट हो हमें उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे भी करके पाकिस्तान में मर्ज करेंगे। और इनका बेस क्या था ये बोलने का, इररेलेवेंट लॉजिक तो वैसे भी पाकिस्तान मारता ही हर एक चीज में, मतलब बिना सर पैर की बातें। कहता है यहाँ की मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है जम्मू एंड कश्मीर की, वो मुस्लिम है, और जब देश का बंटवारा हुआ है इंडिया से होकर, तो इंडिया वॉज द लैंड फॉर हिंदूज इस बेसिस पर, एंड पाकिस्तान विल बी द लैंड फॉर मुस्लिम्स। तो ये क्यों रहे फिर इंडिपेंडेंट स्टेटस करके, और हम इसको कुछ अच्छा ही करने जा रहे हैं। यहां का लीडर तो पागल है, हम तो आवाम का भला करने जा रहे हैं, तो हम तो इसको मर्ज करेंगे। बट दिस इज नॉट हाउ द पीपल ऑफ द स्टेट देमसेल्व्स सॉ इट, दे थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज कश्मीरीज अबव ऑल। यहाँ के जो लोग थे वो तो अपने आप को कश्मीरी देखते थे, ना कि मुस्लिम, ना हिंदू, ना बुद्धिस्ट, ना सिख, ना जैन, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहां का जो रीजनल एस्पिरेशंस थी जो लोगों की, वो थी कश्मीरियत। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, वही वाली बात, जब महाराजा हरि सिंह को इस चीज की भनक हुई कि सुबह पाकिस्तानी आर्मी आने वाली है, उन्होंने डरते डरते फोन करा भारत की हुकूमत को, और होम मिनिस्टर उस टाइम पर थे, होम मिनिस्टर सबको संभालता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनसे बोला कि पाकिस्तानी आर्मी कल सुबह आएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, डोंट वरी, आंख बंद करके हम तुम्हें वादा कर रहे हैं कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बच जाओगे। तो उन्होंने बोला थैंक यू। उन्होंने बोला थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हम आर्मी कमांडर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भेजेंगे, उसको साइन करना। और फिर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, वो कश्मीर से बहुत प्यार करते थे, अपने नौकर को रात को रिवॉल्वर देते हैं कि अगर सुबह हिंदुस्तानी फौज 6 बजे तक दरवाजे पे ना आ सके हमारे, तो मुझे नींद में ही गोली मार देना, मैं कश्मीर की इज्जत अपनी आंखों के सामने लुटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन हिंदुस्तानी आर्मी आ जाती है, पहला इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, इंडिया इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 टू 48, क्योंकि 47 का एंड चल रहा था, आई थिंक दिसंबर समथिंग, और वो जनवरी तक कंटिन्यू होता है। और ऐसे करके हमने पहले वॉर में पाकिस्तान को हराया क्या, हालांकि मेडिएशन करी थी
किसने करी थी मेडिएशन, किसने ये इस युद्ध को रुकवाया था, कौन आया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, कौन सी संस्था, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आया, शांत हुआ मुद्दा। उस वॉर में लेकिन कुछ कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान की तरफ चला गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ये ब्लेम लगाता है हम कब्जा करने आ रहे थे, हिंदुस्तानी हुकूमत ने चालाकी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके ये कबूल करवा लिया जबरदस्ती, एक सिचुएशन बनाकर, घटनाक्रम बनाकर कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। हम कैसे मान लें, अच्छा भला कब्जा करने हम आ रहे थे तो तुम बीच में क्यों घुसे। इस वजह से आज तक ये मुद्दा कभी निपट नहीं पाया है और दोनों के दोनों लीडर्स की आज तक कभी दम नहीं रही है। दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ था यूनाइटेड नेशंस के सामने, जो इन लोगों ने कसम खाई थी सबने, हम ना यहां पर रेफरेंडम करवा लेंगे, कश्मीर की आवाम से पूछ लेंगे कि उनको पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है। लेकिन आज तक किसी की दम नहीं है ऐसा ये रेफरेंडम करवाने की, इस प्रकार की वोटिंग करवाने की। और रेफरेंडम के अंदर जो नतीजा होता है वो सबको माननीय होता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। और रेफरेंडम टलता किस वजह, ये टला क्यों हुआ है मैं ये भी बता देता हूं। इंडिया तो देखो साफ एक चीज बोल देता है कि पाकिस्तान इस रेफरेंडम में टेररिस्टों को इन्वॉल्व करवाएगा, फेक लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनेंगे और बहुत कुछ बनेगा। और पाकिस्तान भी ये ब्लेम लगाता है कि इंडिया भी ऐसे करने की कोशिश करेगा, आवाम को डराएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, जो भी करेगा इस वजह से। तो दोनों ने अपने मतलब सेफ साइड खेल खेल कर इस रेफरेंडम को रोक रखा है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब महाराजा हरि सिंह की कहानी खत्म हो गई ना, इसकी कोई औलाद तो थी नहीं, वंश तो थी नहीं, मैंने यहां तक बोलते हुए चैप्टर 1 रोक दिया था, आप सबको याद होगा मयूर, है ना। मैंने बोला था हम इसकी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे आगे फिर बाद में। महाराजा हरि सिंह की कोई कहानी तो थी नहीं, लेकिन फिर उसके बाद जब महाराजा हरि सिंह निपट गया, अब क्या हुआ फिर, तो देखो कश्मीर में एक पार्टी चलती थी जिसकी जड़ें आज भी वहां पर मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और परिवार आप जानते हो, ये जो नाम आएगा अब्दुल्ला का परिवार, ठीक है, हाँ, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। नाम भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं भाई साहब, मतलब लेडी का नाम यहाँ पर जो सीएम रह चुके, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सैयद, है ना। कहाँ जा रहे हो, महबूबा से मिलने, ठीक है। द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट, जिसको लीड करा शेख अब्दुल्ला ने, ये अब्दुल्ला फैमिली में सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर जो थे ये रहे हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन करा था। ये उस टाइम पर ना महाराजा हरि सिंह से नाखुश थे और इनको साइड करना चाहते थे। लेकिन भारत की सरकार इनकी थोड़ी बहुत बात इसलिए सुन लेती थी, इनको टॉलरेट इसलिए करती थी क्योंकि ही सेड दैट पाकिस्तान को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। कल को अगर हम सत्ता के अंदर आते हैं, पार्टी बनती है, चुनाव होते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है पॉलिटिकल प्रक्रिया, हम साफ तरीके से कह रहे हैं पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करने वाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था एंड इट हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस। तो इसलिए कांग्रेस इसकी बात सुन लेती थी और कांग्रेस को यह लगा कि हमारी परछाई बनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रह सकता है वहां पर एज अ पार्टी कश्मीर के अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ जो आपसी सहमति हुई, हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि दिस वाज अ काइंड ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट व्हिच वाज रनिंग इन कश्मीर। अब कश्मीर की पॉलिटिक्स है ना, देश की पॉलिटिक्स की स्टोरी को एसोसिएट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कश्मीर में जो भी होगा ना वो आर्टिकल 370 के अंतर्गत एक अलग तरीके से होगा जो बाकी देश के अन्य राज्यों में नहीं होता, बहुत अलग तरीके से होगा। जैसे देश में पार्लियामेंट से कोई भी कानून बनेगा वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहां पर जब आर्टिकल 370 चलता था, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अभी प्रेजेंट टाइम को तो भूल जाओ, मान लो हम इसी टाइम पर हैं अभी, जब आर्टिकल 370 चलता था तो यहां पर जो विधानसभा है वो पहले पास करेगी अपने विधानसभा में उस बिल को जो कि पार्लियामेंट ने जो पेश करा है। वो पूरे देश में भले ही एक्ट बन गया हो, लेकिन यहां की विधानसभा ने जब तक उसको मंजूरी नहीं दी ना, तब तक वो कश्मीर में लागू नहीं हो सकती वो सब चीजें। शेख अब्दुल्ला पर्सनल दोस्त था, मतलब क्लोज दोस्त था ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू, ठीक है। तो यानी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अच्छी खासी आपसी सहमति से बातें आगे बढ़ेंगी, चलेगा मुद्दा, ठीक है। द्रविडियन मूवमेंट को हम बाद में देखेंगे, अभी इसका बक्सा बीच में ही ऐसे ठूस दिया गया है। अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कुछ ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे, यानी कि कुछ बगावत करने वाले कुछ लोग भेजे भड़काकर,
कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। महाराजा हरि सिंह ने, जैसा कि मैंने आपको पूरी की पूरी बात बता दी, उन्होंने हेल्प मांगी इंडियन मिलिट्री की, इंडिया ने हेल्प एक्सटेंड करी, इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस भेजा फ्रॉम द कश्मीर वैली, लेकिन एक शर्त पर, ओनली आफ्टर द महाराजा हरि सिंह जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते। लेकिन पाकिस्तान एक अच्छा खासा हिस्सा इस युद्ध में, जब इंडियो पाक वॉर हुआ तो ले गया था, ठीक है। ये इशू गया भी यूनाइटेड नेशंस के पास, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट करा था 21 अप्रैल 1948 को। और ये वाली बात काफी कम लोग, काफी कम स्टूडेंट्स जानते हैं, ये चीज याद रखना। पाकिस्तान कंटिन्यू टू कंट्रोल अ साइजेबल पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि पीओके उनके पास था। ये इशू गया यूनाइटेड नेशंस में कि युद्ध रोकना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, विच इन इट्स रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन रिलीज करा, एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा बेसिकली, कि यूएन का कुछ एक ऑर्डर्स थे उसके अंदर। 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने 3 स्टेप प्रोसेस रिकमेंड करे थे भारत और पाकिस्तान के इस मुद्दे का निपटारा करने के लिए। अब दोस्तों दिल थामकर बैठना, ये 3 स्टेप इतने 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको पीएसआईआर जीएस पेपर 2 में कभी भी लिखना हो कि इनका इशू कैसे रिजॉल्व हो सकता है, मैं हमेशा एक सेफ साइड लिखता हूं। नो करंट अफेयर, नो फलाना डिकमा, मैं इंटरनेट पे सर्च मारूं, मैं यूएन के कंधे पे बंदूक रख लेता हूं सबसे पहले अपने पेपर को लिखते हुए। और मैं कहता हूं ये इशू रिजॉल्व तब हो सकता है जब दुनिया की सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो शुरू में 21 अप्रैल 1948 को जब पहला इंडो पाक वॉर हुआ था, जब देखो क्या होता है लाइफ में, मैंने एक अप्रोच अपना रखी है, जब भी मैं बहुत बड़ी चीजों के बीच में लॉस हो जाता हूं ना, मैं हमेशा बेसिक पर उतर आता हूं। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा इतना बड़ा है कि आप पूरे के पूरे चाहो तो पूरी अपनी जर्नी के अंदर सिर्फ इसी एक मुद्दे को पीएचडी करते रहो पकड़कर। जब भी इसके बारे में रिजोल्यूशन का एक इशू आता है, भाड़ में गए करंट अफेयर, भाड़ में गए सी राजा मोहन के आर्टिकल्स इधर उधर, मैं ये 3 स्टेप्स को लिखता हूं और मैं कहता हूं कि यूएन ने कहा था भाई साहब, ये छोटी मोटी एक बात नहीं गई, छोटे मोटे एक संस्था ये बात नहीं कर रही है, एक बहुत बड़ी संस्था ये बात कर रही है। और पहला मुद्दा, क्योंकि पहला मुद्दा कश्मीर से ही स्टार्ट हुआ था और पहले मुद्दे पे ही यूनाइटेड नेशंस ने 21 अप्रैल 1948 को ये रेजोल्यूशन निकाल दिया था। तो दीज आर द 3 स्टेप्स जो हम यूएन के अडॉप्ट कर सकते हैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि बेस तो यही रहेंगे हमेशा भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मजाक की बात यही है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल कभी इसके बारे में बताता भी नहीं है। लॉन्डियो को तो पता भी नहीं होता कि यूएन ने कभी कुछ ऐसे 3 स्टेप सजेस्ट करे हैं। इसलिए मैं प्रिलिम्स के साथ साथ ये बुक लेकर चल रहा हूं। नंबर 1, हमेशा इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इसलिए मैं कहता हूं करंट अफेयर यूजलेस चीज होती है, यूजलेस। फर्स्टली, पाकिस्तान हैड टू विड्रॉ इट्स एंटायर नेशनैलिटीज जो कि कश्मीर के अंदर एंटर करे, इन सबको बाहर निकाल लो। अब ये चीज हो कैसे सकती है, मैं भी आपको बताऊंगा। आप कहोगे ये तो सर उस जमाने की बात थी ना, आज कैसे लागू करें अगर इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो देखो, जब भारत और पाकिस्तान आपसी सहमति से बैठेंगे और उनको जो बिठाएगा यूनाइटेड नेशन सामने, तो ऑब्वियसली बात एक प्रक्रिया निकल कर आएगी। ये वही वाली बात है, असम के अंदर जो लोग डिमांड करते हैं कि बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को आइडेंटिफाई करके वापस भेजो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और बहुत सारी प्रक्रिया जो होती है, तो आइडेंटिफाई करके भेजा गया कि जिनके पास भारत का आधार कार्ड और ये सब नहीं बन रखा है, भेजो इनको वापस बांग्लादेश। तो ये कैसे भी करके एक प्रक्रिया होगी, वो बाद में होगी, लेकिन पहले बैठ के मुद्दे पर बात तो हो। मतलब इस प्रोसेस को तो हम तब जाने ना, अनफोल्ड तो तब करें, पहले दोनों बैठे तो क्या दोनों बैठ जाएंगे बताओ? नहीं। सेकेंडली, बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि इंडिया के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है क्या। इंडिया नीडेड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स फोर्सेस ताकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। यानी कि आप सब लोग एक चीज जानते होंगे, ठकुराइन आप एक चीज जानते होंगे, भारत में सबसे ज्यादा आर्मी अगर कहीं तैनात रहती ना तो वो कश्मीर में ही रहती है, राइट। धीरे धीरे करके फोर्सेस को विड्रॉ करो वहां से, मतलब माहौल शांत बनाओ। आर्मी क्यों तैनात करी जाती है वहां पर? हमें डर लगता है पाकिस्तान अपनी औकात दिखा देगा। अगर आर्मी ना हो तो पाकिस्तान तो ऐसा कि रोज बॉम्ब फेंके वहां पर। आपने ये न्यूज भी सुनते होगी हर हफ्ते, हर 10 दिन में, 15 दिन में
बॉर्डर पे रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनके घर में मोल्टार्स और गोला बारूद फेंके जाते हैं पाकिस्तान से, जो वो घर में दिखाते हैं कि गोलियां चली और ये चली, देखो ये निशान देखो। तो इंडिया को भी अपनी फोर्सेस इस कदम, मतलब अगर पाकिस्तान विड्रॉ कर रहा है तो इंडिया भी फोर्सेस धीरे धीरे करके स्टेप बैक करे वहां से, कि कोई बात नहीं फ्री रहने दो वहां पर, क्योंकि जहां पर जितनी ज्यादा फोर्सेस होंगी तो कश्मीरी लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी फिर बहुत ज्यादा होती है। कश्मीरी लोगों में अच्छा खासा दिमाग है, उत्साह है, सब कुछ है। जब उनसे पूछा जाता है ना कि यहाँ से इतने कम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में यूपीएससी की तैयारी करने में क्यों निकलते हैं, तो वो बोलते हैं हमारा एक मुद्दा रहता है, हमारी स्कूल ऐसा होता है कि हम ये नहीं कह सकते अगर हम 6 महीने से स्कूल जा रहे हैं तो कल भी हम स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हो सकता है एकदम से कर्फ्यू लग जाए और 2 महीने के लिए स्कूल बंद हो जाए। इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे चलती है। और हम ज्यादातर हर्डिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर आप क्या करोगे, गाय भैंस ये भेड़ बकरियों को लेकर वही करवाओगे, चरवाहक बनोगे। तो वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है। और जब वो फिर हिंदुस्तान में बाकी जगह को आईना देखते हैं ना, तो उनको फिर ऐसा फील होता है कि उनके साथ सौतेले जैसा व्यवहार करा जाता है। वहां पर ऐसा क्यों, बाकी देश के हिस्सों में ऐसा क्यों नहीं। और आप कभी भी ये थोड़ी ना सजेस्ट कर सकते हो, जैसे मुझे एक बात बताओ, आपके रीजन में उथल पुथल हो रखी है, तो मैं आपसे ये थोड़ी ना कहूंगा तुम उस जगह पे लात मार के अपना घर प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर आ जाओ हमारे पास रहने लगो। क्यों भाई, ये कौन सा लॉजिक हुआ। वो उस जगह की व्यवस्था ठीक करके मुझे आपको देनी चाहिए ना। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा छोड़ दो उसको, बेचाओ वो एरिया, अगर अच्छा नहीं है तो हमारे एरिया चले आओ। हम कश्मीरियों से ये थोड़ी ना बोल सकते हैं, कश्मीरी लोगों से, कि तुम कश्मीर को छोड़कर वैसे तो अच्छी बात है, बंदियां बंदी चली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि मतलब आप उस हिस्से को छोड़कर आप यहाँ पर चले आओ। थर्डली, जिस चीज़ में दोनों इंडिया और पाकिस्तान का हालत ख़राब होती है, वो जो टर्म है जो यूनाइटेड नेशंस ने यूज़ करी थी, एंड माइंड यू यूपीएससी और स्टेट पीएससी के अंदर ये टर्म आ सकती है, मैं सच बता रहा हूँ ये आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेंडिंग क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है कि यूएन ने इनमें से क्या रिकमेंड करा है कि अगर हमें कश्मीर के मुद्दे को रिजॉल्व करना है तो इंडिया और पाकिस्तान को इनमें से कौन सा टूल यूज करना चाहिए। तो वो अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। 2 ऑप्शन में तो वैसे भी फंस जाओगे आप, पता है क्या, प्लेबिसाइड के साथ साथ रेफरेंडम लिख देंगे, नहीं प्लेबिसाइड। और ये प्लेबिसाइड रेफरेंडम वगैरह क्या होती हैं, चारों चीजें क्या होती हैं, ये हमने लक्ष्मीकांत के अंदर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में बैक में दे रखा था, इंसान हमने कवर करा था। अगर आपके वो बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आपकी गलती है ये। हम इसको काफी महीनों पहले कवर कर चुके हैं इन सारी टर्म्स को, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेबिसाइड एंड रेफरेंडम एंड वोटिंग एंड अकॉर्ड एक्सेट्रा एग्रीमेंट वगैरह। A plebiscite was to be conducted in a free and impartial manner. However, इस रेजोल्यूशन पे कभी कोई प्रोग्रेस हुई नहीं, अटकी हुई है। इस वजह से कश्मीर का मुद्दा, पीओके का मुद्दा, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, ये भी अटका हुआ है। अब हुआ क्या, साल आगे बीता, महाराजा हरि सिंह टपक गया, शेख अब्दुल्ला ही टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप कहोगे एक सेकेंड एक्सक्यूज मी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएनके क्या ऐसा हो गया, क्या यहां पर टेक्स्ट में कोई गलती है? जी नहीं। आर्टिकल 370 के अंतर्गत ना, जब भी ऐसा माना जाता था कि कश्मीर का, उधर की सरकार का कोई भी जो हेड बनेगा उसको टाइटल दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर का। ये भी चीज यहां पर गलत लिखी हुई है। प्राइम मिनिस्टर तो टर्म यूज होता ही नहीं है, पहली बात है आर्टिकल 370 में। उधर बोला जाता है वजीर आजम, और ब्रैकेट में लिखा जाता है पीएम। यानी कि टाइटल क्या लेकर चलते थे अपने सर पर, वी आर वजीर आजम ऑफ कश्मीर। सुनने में कितना दमदार लगता है कि भाई पूरे हिंदुस्तान का पीएम एक तरफ, मैं एक तरफ, ठीक है। और वो कुछ भी बात लागू कर दे, मतलब पार्लियामेंट कोई भी एक्ट वगैरह वो ला दे, हमारी विधानसभा में पूछे बिना तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, जब तक ये वहां से पास नहीं होगी कश्मीर में लागू हो ही नहीं सकती। मार्च 1948 में ही टुक ओवर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, लेकिन उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वर्ड यूज नहीं होता था, प्रधानमंत्री वर्ड यूज होता था कि कश्मीर का प्रधानमंत्री बना। लेकिन प्रधानमंत्री भी ना बोलकर हम इसको बोलते हैं वजीर आजम। और ये एक ऑटोनॉमी दी गई थी अंडर आर्टिकल 370। और क्योंकि 370 में कश्मीर में एक वो था कि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज करी गई थी वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में कुछ जानते हैं। ही वॉज द लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेक्युलरिज्म फॉर जम्मू एंड कश्मीर।
प्रिंसली रूल के खिलाफ इन्होंने पॉपुलर स्ट्रगल चलाई थी कि महाराजा हरी सिंह को नहीं रहना चाहिए प्रिंसली स्टेट मेंटेन कर और खुद भी एज अ महाराजा बनकर। वो ऑब्वियसली बात है, बाद में सामने आई कि खुद को सत्ता चाहिए थी, सत्ता की भोग थी, इस वजह से ही वॉज अपोज टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का नॉन सेक्युलर कैरेक्टर था। हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का नॉन सेक्युलर कैरेक्टर था? जस्ट टेल मी वन हिंट जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि पाकिस्तान का नॉन सेक्युलर कैरेक्टर था। नॉन सेक्युलर का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि रिलीजियस कैरेक्टर। बताओ, एक ही बात है ना? एक ही बात है ना? बताओ, नॉन सेक्युलर और रिलीजियस अगर मैं बोल दूं एक ही बात है कि नहीं है? बताओ मुझे, एक हिंट बता दो जरा, ऐसा कहां देखने को मिलता है मैं पाकिस्तान का रिलीजियस और नॉन सेक्युलर कैरेक्टर? जल्दी बताओ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, एक एक कैरेक्टर बताओ, एक फीचर बताओ यार, बताओ जल्दी, एक हिंट बताओ। पाकिस्तान का ऐसा क्या क्या चीज देखें हम जिससे हमें पता लगे कि पाकिस्तान इज नॉन सेक्युलर इन कैरेक्टर? नहीं नहीं, और क्लोज आओ, और क्लोज आओ। अरे यार, तो इसमें आधी बात क्यों करते हो तुम? उल्टे पैदा हुए थे क्या? प्रियम्बल नहीं बोल सकते? प्रियम्बल, ठीक है। हम लोग जैसे बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने अल्लाह वर्ड मेंशन कर रखा है। थियोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। लीडर होगा तो हमें नॉन सेक्युलर कैरेक्टर पाकिस्तान के प्रियम्बल से देखने को मिलता है। ही वॉज द लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे इमीडिएटली जैसे ही कश्मीर एक्सीड हो गया था इंडिया के अंदर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बाद में कांग्रेस से बिगड़ गई इसकी। ही वॉज डिसमिस एंड जेल्ड बाय भारत सरकार फ्रॉम 1953 टू 1964, और फिर से 1965 से लेकर 68 तक। ही बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आफ्टर एन एग्रीमेंट विद इंदिरा गांधी इन 1974। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम आप सिर्फ याद रखना। अभी एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स क्या थे जिसकी वजह से कश्मीर प्रभावित था? रीजनल एस्पिरेशंस का इसका मुद्दा क्या था? कैसे रिजॉल्व हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस प्रकार से पॉलिटिक्स थी? जो कांग्रेस अभी तक इसको साथ देती हुई इसका आ रही थी इस पार्टी को कि हाँ ठीक है कश्मीर में तुम झंडे गाड़ सकते हो, सपोर्ट वापस कैसे छीन लिया गया, और इंदिरा गांधी जी दोबारा कैसे खुश होती हैं इनकी पार्टी से। शेख अब्दुल्ला के बाद जो भी इनकी फैमिली आगे बढ़ी, उनका और कांग्रेस का जो रिलेशन रहता है वो कैसा रहता है। तो इस डिस्कशन वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।